हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दो कंट्री के बीच में। दो नहीं, वैसे तो 29 कंट्री आते हैं यूरोप में और एक कंट्री आता है सिंगापुर में। लेकिन आज का वीडियो इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूअर जो यूरोप जाना चाहते हैं उसमें से कुछ सिंगापुर जाना चाहते हैं, लेकिन मन में कन्फ्यूजन सा है कि कौन सा देश का चयन करें, कौन सा देश में जाएं। और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग सोचते हैं कहां पर ज़्यादा सैलरी मिलेगा। और मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि आपको सिर्फ सैलरी को ही इंपॉर्टेंस देना है या कुछ और बातें हैं जिसको आपको सोचना है, समझना है, उसके बाद डिसीजन लेना है। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। अगर आप भी एक जॉब सीकर हैं, आप भी कंफ्यूज्ड हैं बिटवीन सिंगापुर और यूरोपियन कंट्री, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका सारा डाउट क्लियर होने वाला है। दोस्तों, मैं एक एक चीज के बारे में बताऊंगा, चाहे वो सैलरी हो, चाहे लाइफस्टाइल हो, चाहे फ्यूचर के बारे में बात करें, ठीक है, चाहे सेविंग्स के बारे में बात करें, तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सिंगापुर। सिंगापुर सबसे पहले एक एशियन कंट्री है। सिंगापुर में सैलरी बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों, 2400 से लेकर के 3000 सिंगापुर डॉलर का सैलरी मिलता है पर मंथ, अगर आपके पास एस पास है। इसका मतलब यह है कि सिंगापुर में अगर आप काम करते हैं तो आपका सैलरी लगभग 1,30,000 से लेके 1.5 लाख तक होता है पर मंथ। वही बात करें यूरोपियन कंट्री में, तो यूरोपियन कंट्री में दोस्तों आपका बेसिक सैलरी जो है 800 से 1200 यूरो के करीब होता है। अगर 800 की बात करें तो लगभग 70,000 के करीब आपका सैलरी होता है। 1200 की बात करें तो लगभग 1,10,000 के करीब आपका सैलरी बनता है पर मंथ। तो अगर हम सैलरी की बात करें तो सिंगापुर का पड़ला भारी है। सिंगापुर में आपको ज़्यादा बेनिफिट्स है अगर आप सिर्फ सैलरी के बारे में सोचते हैं तो। खर्चा की बात करते हैं, नहीं खर्चा मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, कहाँ पर कितना खर्चा होता है। नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं लाइफस्टाइल का। अगर आप सिंगापुर जाते हैं तो सिंगापुर एक छोटा सा कंट्री है, हालांकि यूरोप का हर एक कंट्री छोटा छोटा है, लेकिन अगर आप यूरोपियन जाते हैं दोस्तों तो यूरोप का लाइफस्टाइल बिल्कुल ही अलग है कंपेयर टू सिंगापुर। जैसे आप रहते हैं, चाहे आप इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, नेपाली हो, श्रीलंकन हो, आपका जैसा लाइफस्टाइल है सिमिलर काइंड ऑफ लाइफस्टाइल आपको देखने को मिल जाता है सिंगापुर में। थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, लेकिन सिंगापुर में ज़्यादा केरला के लोग भी रहते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए भाई, यहाँ जो है लाइफस्टाइल कंपेयर टू इंडिया इक्वल है। लेकिन बात करें यूरोपियन कंट्री का तो वो एक टन कंट्री है दोस्तों, वहाँ का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। रहन सहन, खान पान, हाव भाव सब कुछ अलग है, ठीक है। अगला कंपैरिजन जो है, अगर आप सिंगापुर जाते हैं तो क्या सिंगापुर में आपको पीआर मिलता है? नहीं, आपको क्योंकि लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, शॉर्ट टर्म के बारे में नहीं सोचना है, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। तो सिंगापुर अगर जाते हैं आप जॉब्स के लिए तो आसानी से पीआर नहीं मिलता है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तभी जाके आपको पीआर मिलता है, वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर आप काउंसलिंग बुक करते हैं तो आपको मैं डिटेल्स में समझा सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर हमको अलाउड नहीं है दोस्तों यूट्यूब में सारी चीज़ बताने का, ठीक है। बात करें यूरोपियन कंट्री का, तो यूरोप में आपको 5 साल के बाद पीआर मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और एक इंपॉर्टेंट कंपैरिजन बताता हूं आपको मैं, सिंगापुर जाते हैं तो आप एक वीज़ा में एक ही कंट्री में रह सकते हैं, लेकिन अगर आप यूरोप में शेंजन वीज़ा में जाते हैं दोस्तों तो आप कई कंट्री घूम सकते हैं एक ही वीज़ा से, ठीक है। पीआर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बात करते हैं वहाँ पर खर्चे की। अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर लिविंग स्टाइल कैसा होता है और खर्चा कैसा होता है। तो सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में भी एकोमोडेशन बहुत ज़्यादा खर्च होता है दोस्तों। लगभग अगर आप शेयरिंग में रहते हैं तो कम से कम आपको स्पेंड करना होगा 15,000 के करीब, इंडियन रुपये की बात कर रहा हूँ मैं, 15,000 से 20,000 रुपया, ठीक है। और अगर आप वही बात करें हम यूरोपियन कंट्री का, तो यूरोप में आपका खर्चा लगभग उतना ही होगा, 15 से 20,000 रुपया। लेकिन खान पान की बात करें तो दोनों जगह महंगा है, ठीक है, इतना सस्ता नहीं है जैसे इंडिया में है। हालांकि आजकल इंडिया में बहुत ज़्यादा महंगा होने लग गया है दोस्तों। टमाटर का किलो ले लीजिए, प्याज का किलो ले लीजिए, ठीक है। हालांकि सीजन में बढ़ जाता है, कभी कभी कम हो जाता है, देख के होता है, फिर भी इंडिया में दाल तेल सब का रेट बढ़ चुका है, तो खर्चा कहीं कम नहीं है।
ठीक है। बात करें जाने के लिए खर्चा का प्रोसेस के बारे में, तो अगर आप सिंगापुर एस पास में जाना सोच रहे हैं तो आपको कम से कम 6 से 7 लाख रुपए खर्चा होता है। वही बात करें यूरोपियन कंट्री में, तो यूरोप में आप कई देश में 4 लाख में जा सकते हैं, कई देश में 6 लाख में जा सकते हैं, कई देश में आपको 7 से 8 लाख खर्च करने होते हैं। लेकिन ड्यूरेशन की बात करें कि कितना दिन में आपको वीज़ा मिल जाता है, तो सिंगापुर का वीज़ा मिलना उतना आसान नहीं है, ना ही यूरोप का वीज़ा मिलना उतना आसान नहीं। यूरोप का वीज़ा लेना है तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, और यूरोप का वीज़ा आपको लगभग 8 महीना से 12 महीने का समय लग रहा है। अभी सारे कंट्री की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ प्रोमिनेंट जो कंट्रीज हैं उस कंट्री के बारे में बात कर रहा हूं। और अगर हम बात करें सिंगापुर का, तो सिंगापुर का वीज़ा आपको 2 से 2.5 महीना में मिलता है, अगर कोटा अवेलेबल है तब। नहीं तो आपको यहाँ पर वर्क परमिट में जा सकते हैं। वर्क परमिट का वीज़ा आपको 1.5-2 महीने में मिल जाता है। बात करें यूरोप का, तो यूरोप का वीज़ा डी कैटेगरी जो वीज़ा होता है दोस्तों, डी कैटेगरी में भाई आपको बहुत समय लगता है, तभी जाके आपको डी कैटेगरी वीज़ा मिलता है। इंडियंस के लिए सिंगापुर पास है। सिंगापुर जाने के लिए आपको लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये टिकट खर्च करना होता है, लेकिन वही इंडियंस अगर जाता है यूरोपियन कंट्री तो आपको लगभग 1 लाख से 1.5 लाख रुपये का टिकट खरीदना होता है, अगर आप इंस्टेंटली खरीदते हैं। हालांकि फ्लाइट जो चार्जेस है दोस्तों हर समय फ्लक्चुएट होते रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा होते रहता है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है यूरोप का टिकट हर वक्त लगभग 70,000 के ऊपर ही रहता है, कभी 40 भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप 1 महीना पहले से बुकिंग करते हैं तब, तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप एक जॉब सीकर हैं और कन्फ्यूज्ड हैं कि भाई सिंगापुर का चयन करें कि यूरोप कंट्री का चयन करें, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए दोस्तों, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका सोच ये है कि नहीं मुझे घर के पास रहना है और मन चाहे मैं आ और जा सकता हूँ, ज़्यादा खर्चा आने जाने में नहीं होगा, तो सिंगापुर बेहतर है अगर आपको वीज़ा मिल जाता है। अगर आपको यूरोप का वीज़ा मिल जाता है तो वो भी बेहतर है। लेकिन इनकम की बात करें, दोनों जगह अप्रॉक्सीमेट सेम है, लाइफस्टाइल दोनों जगह अप्रॉक्सीमेट सेम है, खाली बस एक ही मेन डिफरेंस है दोस्तों, वो है पीआर। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको यूरोप जाना चाहिए, क्योंकि यूरोप में आपके पास चांसेस हैं पीआर मिलने का, जहाँ आप सेट हो सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। वहीं सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर में बहुत कम चांसेस है सेटल होने का दोस्तों। बाकी आप समझदार हैं, आपको सोचना है, समझना है, उसके बाद ही डिसीजन लेना है। मैं अपना व्यूज़ आपके सामने रख दिया, जो डिफरेंस है मैंने आपको बता दिया। अब आपको भी एक बार रिसर्च करना है और अपना डिसीजन लेना है, ताकि आपको फ्यूचर में पछतावा ना हो। अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं या मेरे से पर्सनली काउंसलिंग लेना चाहते हैं, तो काउंसलिंग के लिए जो नंबर दिख रहा है यहाँ पर आप अपना काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। फिर हम इन डिटेल्स में बात करेंगे, इन डेप्थ में बात करेंगे। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आप सबसे विदा लेता हूँ आज के इस वीडियो से। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाज़त। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।